हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम 6 नंबर का एक जो क्वेश्चन आता है उसे क्लियर करेंगे। कि वो क्वेश्चन हर साल हमसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है हमारा त्रिकोणमिति का। किसका? त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब दैनिक जीवन में जो हम इसका प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं और किन चीज़ों को निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल हमसे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में हमसे पूछा जाता है। और वो 6 नंबर में होता है। कितने नंबर में होता है? 6 नंबर में। और इतना आसान क्वेश्चन है, उसे समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी होती हैं। जैसा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और उसमें लंब बटे आधार कब लगता है और कर्ण बटे आधार कब लगता है, ये चीज़ हमें समझनी होती है। तो उसे समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे पहली बात तो बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। किसमें? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ये ध्यान रखेंगे पहले हम। कैसा त्रिभुज होता है वो? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति काम करती है, बाकी इसमें कोई भी त्रिभुज यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं पर खड़े होकर के किसी ऊपर की चीज को देखें, ऊपर रखी किसी वस्तु को देखें, जैसे कोई पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर देखते हैं पतंग को देखने के लिए। जैसे ये कोई पतंग है, इसे देखने के लिए अगर हम नीचे खड़े होकर इसे पतंग को देख रहे हैं, तो इस पतंग को देखने के लिए हम आंखों से देखेंगे तो एक रेखा से जैसी बनेगी जिसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और हमारी आंख के ठीक सामने, आंख के ठीक सामने जमीन के समांतर, जमीन जो होती है हमारे पैरों पे, हम जहाँ खड़े होते हैं वो क्या होती है? जमीन। उसके समांतर हमारी आंख के ठीक सामने एक रेखा बनेगी, जिसे जो काल्पनिक रेखा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, हम सोचते हैं उसके बारे में बस। उसे कहते हैं हम क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। क्या कहते हैं इसे? क्षैतिज स्तर, जो आंख के सामने बनेगी। और किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं तो उसके सामने एक लाइन बनेगी। जैसे पतंग को देख रहे हैं तो उसके सामने पतंग और हमारी आंख के बीच में एक रेखा बनेगी, उसे कहते हैं हम दृष्टि रेखा, क्योंकि वो रेखा हमारी आंख के सामने होती है। इसे कहते हैं क्षैतिज स्तर, क्योंकि ये जमीन के समांतर होता है। क्या होता है? जमीन के समांतर। अब जब नीचे से हम कोई वस्तु ऊपर देख रहे हैं तो उसे देखने के लिए क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसे कहेंगे हम उन्नयन कोण। और अगर ऊपर खड़े होकर के कोई चीज नीचे देखते हैं उसे कहते हैं अवनमन कोण। उसे किस तरीके से देखेंगे वो समझते हैं। अगर हम ऊपर खड़े होकर के कोई नीचे पड़ी, जैसे कोई पत्थर पड़ा है, उसे देख रहे हैं, देखो जब पत्थर को देखेंगे तो हमारी आंख और उस पत्थर को जो रेखा मिलाएगी उसे कहेंगे हम दृष्टि रेखा। और हमारी आंख के ठीक सामने, आंख के ठीक सामने एक क्षैतिज स्तर जरूर बनता है, इसे ध्यान रखेंगे बस। क्षैतिज स्तर। अब इसे क्षैतिज स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जमीन के समांतर होती है। ये जमीन होगी यहाँ नीचे, तो जमीन के समांतर ये रेखा होती है, इसीलिए इसे कहते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनते हैं। तो जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ये हो गई, क्षैतिज स्तर ये हो गया, तो इसके बीच में बनेगा हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण।
और उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखते हैं तब बनता है, अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब बनता है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। नीचे से ऊपर की वस्तु देखने के लिए उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे की वस्तु देखने के लिए अवनमन कोण बनता है। ऊपर देखने का मतलब ऊपर जो शब्द होता है ऊपर, उसमें ऊ आता है, तो उससे उन्नयन कोण समझेंगे हम लोग, और अवनमन कोण मतलब नीचे देखते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ी सी चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन। साइन में 0 से लेकर के 90 तक के मान, कॉस में 0 से लेकर के 90 तक के मान, और टेन में 0 से लेकर के 90 तक के मान। ये 3 मान जब आपको अच्छे से पता होंगे, तीनों के मान अच्छे से पता होंगे, तब आप ये सवाल कर पाओगे। एक तो ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण पता होना चाहिए, और साइन, कॉस और टेन 3 के याद रख लो, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब सवाल देखते हैं, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टैंड जैसा होता है जिस पर मूर्ति रखी होती है, उसे कहते हैं पेडिस्टल। जैसे मूर्ति जहाँ पर लगी होंगी, कहीं पे आपने देखी होंगी मूर्ति वगैरह, वहाँ पर एक ऐसा स्टैंड जैसा लगा होता है, उसके ऊपर मूर्ति होती है लगी हुई। तो मान लो ये वाली एक मूर्ति है और ये पेडिस्टल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, और डायग्राम किससे बनेगा, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसी से डायग्राम बनता है। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। एक पेडिस्टल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है हमें, पेडिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है हमें, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चित्र बनाते हुए जाएंगे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि, अब देखो ये जो पेडिस्टल है वो जमीन पे ही तो होगा, तो ये जमीन पर पेडिस्टल है, वो जमीन पर कोई ऐसा एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु ले लिया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर होगा हमारा, ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दे रखा है। अब उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ इस बिंदु से जब हम इसके शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, जमीन के क्षैतिज स्तर से और दृष्टि रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनेगा। कितना है, 60 अंश का है, ठीक है। कितने अंश का है, 60 अंश का। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बताया गया है। तो पेडिस्टल कहाँ है, इधर है, यह है पेडिस्टल। तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। कितना है, 45 डिग्री है। तो ये होगा 45 डिग्री पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री किसका है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, भवन लिख दिया गया है, ये गलती से हो गया है। भवन की जगह क्या होगा, पेडिस्टल, क्योंकि भवन के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे हमें पता चला कि पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई हम h मान लेंगे। क्या मान लेंगे, h, यानी कि हमें h की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, यानी कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसे मान लेते हैं हम। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मीटर मान ली है। अब देखिए h मान ली ये 1.6 मीटर है, तो इसका आधार कुछ मानना पड़ेगा यहाँ से,
तो इसका आधार हम मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? आधार कितना है? एक्स मीटर है। आधार मान लिया एक्स मीटर, पेडिस्टल की ऊंचाई मान ली एच। अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बनना है हमारा बड़ा वाला, यानी कि ए बी सी, और यहां पे मान लेते हैं बिंदु डी। एक बनना है ए बी सी त्रिभुज, और एक बनना है ए बी डी त्रिभुज। एक छोटा त्रिभुज बनना है, छोटे त्रिभुज का कोण 45 है और बड़े त्रिभुज का कोण है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। बड़े त्रिभुज का जो लंब है वो है 1.6 और एच, यानी कि दोनों को जोड़ के लिखेंगे 1.6 प्लस एच। ये हो गया बड़े वाले त्रिभुज का लंब, और छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है? एच है। और आधार दोनों के लिए कितना है? एक्स है। तो ये चीज देख के हमें क्या करना है कि लंब और आधार दे रखा है। क्या दिया है? लंब और आधार। तो लंब और आधार में कोण के हिसाब से हम मान लगाएंगे। तो देखिए हमने एक्स भी माना है तो उसे भी माना करके लिखेंगे। माना एक्स क्या है? ए बी। माना ए बी बराबर एक्स मीटर। ये दो चीजें मानी है वो नोट कर दी हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें? त्रिभुज पहले कौन सा लें? पहले छोटा त्रिभुज लें या बड़ा लें? पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए बी डी, यानी कि लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है हमारा टेन का। किसका? टेन का। तो टेन का ये फॉर्मूला है, तो टेन की वैल्यू लगाएंगे 10। और छोटे त्रिभुज में कोण कितने का? 45 का। तो टेन 45 बराबर लंब कितना दे रखा है छोटे वाले त्रिभुज में? एच। और आधार कितना दिया है? एक्स। लंब बटे आधार होता है तो लंब एच है और आधार कितना है? एक्स है। टेन 45 का मान मैंने जैसा कि बोला था साइन कॉस, और टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, इनके मान पता होने चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 1। ऐसे ही कॉस 0 का मान होता है 1, √3/2 इसका, 1/√2 और 1/2 और इसका 0। जैसे टेन 0 का 0, 1/√3, 1/√3 और इसका अनंत। ये तीन वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। देखिए टेन 45 का मान कितना है? टेन 45 का मान होता है 1, तो इसका मान लगाएंगे 1 बराबर एच बटे एक्स। 1 के बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो h बराबर आएगा हमारा x। h बराबर x आया, इसे ब्रैकेट में बंद करके समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखो क्या किया था, एक छोटा वाला त्रिभुज लिया था, उससे x बराबर क्या आ गया? h आ गया। अब लेंगे बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब की बार बड़ा त्रिभुज लिया है तो बड़े त्रिभुज का लंब लेंगे। लंब बटे आधार दिखाई दे रहा है इसमें भी, तो टेन का ही लगेगा हमारा फिर से 10। अब की बार कोण कितना है? 60 है। बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना है? 60 बराबर लंब कितना है? 1.6 प्लस एच, पूरा है ये हमारा लंब बटे में एक्स, ठीक है। टेन 60 का मान लगाएंगे वहां से उठा करके। टेन 60 का मान होता है √3, 1.6 प्लस एच बटे में एक्स बटे 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3x बराबर 1.6 प्लस में h। अब देखो h का मान यहाँ पे लगा देंगे। h का मान क्या है? x है, तो h का मान x लगाओगे
तो √3x बराबर 1.6, एच की जगह आएगा x। इधर समझेंगे, देखिए √3x है इधर पहले से, और x को जब इधर से इधर लाएंगे, x जब सीधे हाथ की तरफ से डेढ़े हाथ की तरफ आएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा, तो -x होगा बराबर, इधर था 1.6। अब जब x कॉमन लेंगे तो ये इधर बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1 बराबर 1.6। x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई x की, किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी थी h की वैल्यू, किसकी, h की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो h की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि समीकरण एक में x की वैल्यू रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब ये h की वैल्यू आई, लेकिन बटे में हमारा क्या आ रहा है, रूट वाली संख्या आ रही है। रूट वाली संख्या हटाने के लिए क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, तो √3 + 1 से करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आएगा 1.6 √3 + 1 और यहाँ आएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 और बटे में 2 से इसे मैं काटेंगे तो 0.8 बार कटेगा, तो h की वैल्यू क्या आई, 0.8 √3 + 1, यही h की वैल्यू, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, 0.8 रूट के अंदर वो कोष्टक के अंदर √3 + 1 मीटर। तो लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी थी, वो ये आइए निकल कर, तो आपको अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से करोगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन अभी देखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो अगला सवाल है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो समुद्र का एक तल है, मान लो ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंची एक क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस से आप समझ रहे होंगे, समुद्र में जो जहाज चलते हैं समुद्र वाले, उनको ये बताने के लिए कि यहाँ तक समुद्र का किनारा है, तो वहाँ पर लाइट हाउस लगा होता है, और लाइट हाउस पर एक लाइट जल रही होती है, उससे हमें पता चलता है कि समुद्र अब खत्म होने वाला है। तो इस लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर कोई आदमी या कोई इंसान है जो देख रहा है, किसे देख रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये लाइट हाउस कितनी ऊंची है, 75 मीटर ऊंची है, यानी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, कौन से कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनते हैं, जब ऊपर से कोई चीज हम नीचे देखते हैं तब। दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समुद्र है, क्या है, समुद्र है ये, इसमें दो जहाज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो जहाज आ रहे हैं।
एक दूसरे के पीछे हैं। वो कैसे? एक दूसरे के पीछे, ऐसे मान लो कि ये दो जहाज हैं और ये एक दूसरे के पीछे हैं और समुद्र में आ रहे हैं, और ऊपर से कोई इंसान खड़े होकर के इन जहाज़ों को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। एक जहाज ये है और दूसरा जहाज ये है। छोटा बनाते हैं जिससे हमें कोण बनाने में आसानी हो। तो ऊपर से कोई इंसान खड़े होकर देख रहा होगा तो उस क्या बनेगी? दृष्टि रेखा बनेगी। क्या बनेगी? दृष्टि रेखा बनेगी। और यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा उसका क्षैतिज स्तर ठीक सामने बनेगा। क्या कहाँ पे बनेगा? ठीक सामने क्षैतिज स्तर बनेगा। ये हो गया क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, और ये हो गई दृष्टि रेखाएं। अब ये दृष्टि रेखा हो गई, ये हो गया समुद्र का तल, ये हो गया समुद्र तल। तो इनके अवनमन कोण कितने कितने बताए थे? 30 और 45 है। यानी कि एक का 30 है, अब एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, और एक का है 45, इसका 45 है मान लो। और जो बड़ा कोण होगा वो 45 का होगा और जो छोटा कोण होगा वो 30 का होगा। तो देखिए ये क्षैतिज स्तर है और ये है समुद्र का तल। समुद्र के तल के क्षैतिज स्तर कैसा होगा? समांतर होगा। और जब दो समांतर रेखाओं के बीच में तीसरी रेखा होती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ऐसे ही ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, और ये एक तीसरी रेखा कट कर रही है ऐसे, तो यहाँ पर 30 का कोण बनना है तो यहाँ पर कितने का बनेगा? 30 का ही बनेगा। और यहाँ पर अगर 45 का कोण बनना है तो यहाँ पर कितने का बनेगा? 45 का बनेगा। ये चीज़ समांतर रेखा के नियम से यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। अब देखिए, अब एक त्रिभुज छोटा बना है, एक त्रिभुज बना है बड़ा, ए बी सी और ये डी। एक त्रिभुज बना है ए सी डी जिसमें लंब 75 है। देखो छोटे और बड़े दोनों त्रिभुजों में लंब कितना है हमारा? 75 यानी 75 मीटर है। लेकिन आधार के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो ये एक जहाज था और ये दूसरा जहाज था, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं एक्स। कितनी मान रहे हैं? एक्स। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान ले रहे हैं हम वाई, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी जरूरत होगी, क्योंकि इसका लंब दे रखा है छोटे वाले त्रिभुज का, लेकिन आधार नहीं दिया है। इसका बड़े वाले त्रिभुज का लंब दे रखा है, आधार दिया नहीं है। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा हमारा? एक्स प्लस वाई होगा पूरा, क्योंकि इसे एक्स मान लिया इसे वाई मान लिया, तो दोनों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? एक्स और वाई दोनों मिलकर के एक्स प्लस वाई होगी हमारी। ठीक है, तो आइए सवाल करते हैं अब। ठीक है, तो देखो जो चीज़ हमें निकालनी थी, हमें पूछा गया था कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी ये बताइए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ज़्यादा होगी जगह की। शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम छोटा वाला। क्या लेते हैं? छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में एक काम करेंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ हमें निकालनी है वो चीज़ हम मान लेते हैं। ठीक है, उससे हमें आसानी होती है समझने में। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितनी मानी है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर। x मीटर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मान ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाई भी माना है हमने, बाई माना BC, BC क्या माना है हमने? बाई माना, BC बराबर बाई मीटर। जो चीज़ मानी है उसे हमने मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में, त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में क्या है? लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan का, tan। और छोटे वाले त्रिभुज BCD वाले त्रिभुज में कोण कितने का? 45 डिग्री का। तो tan 45 बराबर लंब कितना दिया है? 75, और आधार कितना दिया है? 22। लिख लिया। tan 45 का मान लगाएंगे हम, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर 75 बटे 22।
इसके बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ गया 75। y का मान आ गया 75 मीटर। बॉक्स में बंद कर दिया। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या दिखाई दे रहा है, लंब दिखाई दे रहा है और आधार दिखाई दे रहा है। फिर से tan का, tan, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितने का दिया 30 का, तो tan 30 बराबर लंब कितना दिया 75 बटे x प्लस वाई दिया है, आधार पूरा पूरा आधार कितना होगा यहाँ से लेकर के सी तक, ए से लेकर सी तक आधार कितना होगा x प्लस वाई। तो tan 30 का मान लगाएंगे 1 बटे √3 होता है बराबर 75 बटे में x प्लस वाई। कैंची गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। अब देखो x प्लस वाई आ गया, हमने x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही, तो y का मान रखने पर y का मान रख दो, x प्लस y का मान 75 बराबर 75√3। x का मान निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75, मतलब 75 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 75 कॉमन, तो √3 माइनस 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। x का मान आ गया 75 कोष्टक के अंदर √3 माइनस 1, तो x का मान ही हमें निकालना था। तो हम माना दो जहाजों के बीच की दूरी x मानी थी, तो लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी (75) कोष्टक में √3 माइनस 1 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी 75 रूट के अंदर 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर है। किस में होगी ये, मीटर में होगी, मीटर है। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन बताने का कारण एक ही था कि उसमें उन्नयन कोण दे रखा था, इसमें अवनमन कोण दे रखे थे। उन दोनों के बारे में पहले मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, उसके एक एक क्वेश्चन भी करा दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन करके आते हो तो आपको 6 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वो 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ करके पेपर में ना आए। ठीक है, थैंक यू।